वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 27 मार्च 2021 और 27 मार्च 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, अन्य वो सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के अंतर्गत करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है, इसके अंतर्गत आपको जो भी मतलब प्रश्न प्रोवाइड किया जाता है वीडियो फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में, सभी को आप ध्यान से समझिए, ध्यानपूर्वक इसे याद रखिए। ये निसंदेह ही आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसका मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट अरेंज किया है, आप वहां पे जाइए और प्रीवियस जो भी वीडियो है जिसे आपने नहीं देखा है उसे जाके वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में 22 मार्च को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा 109वां स्थापना दिवस। अभी हाल ही में बिहार ने 22 मार्च को अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2010 से हुई थी, श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये पहली बार मनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ष का जो स्थापना दिवस का है ये 109वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका सही उत्तर किया है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो जनवरी और फरवरी माह गुजरा है उसका करंट अफेयर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया, आप वहां पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए, पहला प्रश्न कि हाल ही में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 कानून पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये तीसरा राज्य बना है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 कानून पर पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बिहार बना है। लेकिन इससे पहले यह कानून पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में लागू था। इसका उपयोग बोधगया के महाबोधि मंदिर से लेकर दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगाया जाएगा। जिन स्थलों पर बिहार सशस्त्र पुलिस को तैनात किया जाएगा वहां पर किसी तरह की आपराधिक घटना होने पर अपराधियों को पकड़ने का अधिकार उनके पास होगा। इसे ध्यान रखना है आपको। तो ये जो मतलब इस तरह का कानून पारित करने वाला बिहार भारत का तीसरा राज्य बना है। इससे पहले ये कानून पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लागू था, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, छोटे प्रश्न है आखिर, लेकिन ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिए। एक बार मैं पुनः यहाँ पे आपको बता दूं, ये मैप में बिहार की स्थिति है और यहाँ पे देख सकते हैं कि राजधानी है पटना, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गौरैया। आप सभी को यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, ये छोटे छोटे फैक्ट है लेकिन ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा, जनसंख्या घनत्व जो है ये है 1106 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, राज्यभाषा है हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा जो है ये है उर्दू, इसे भी आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद की 75 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें तथा लोकसभा की 40 सीटें यहाँ पे है। और ये जो है ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। अगला प्रश्न कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने कम दूरी वाले 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। कम दूरी वाले 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण अभी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया है, यह प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा उत्तरी कोरिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने कम दूरी वाले 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोनों गाइडेड मिसाइलें लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह से सफल रही है। दोनों मिसाइलें पूर्वी तट से प्रक्षेपित की गई थी, ये आपको देखना है। यहाँ पर इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा उत्तरी कोरिया। अभी उत्तरी कोरिया ने 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है जो कि कम दूरी वाले मिसाइल है और ये लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह से सफल साबित हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी उत्तरी कोरिया के द्वारा ये सफल परीक्षण किया गया। अब यहाँ पे बात आई है उत्तरी कोरिया की, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैप में उत्तरी कोरिया का यहाँ पे है और इसका जो राष्ट्रीय ध्वज है ये है राष्ट्रीय ध्वज। और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। यहाँ से जो भी प्रश्न बन सकते हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले, तो उसे देख लेते हैं। उत्तरी कोरिया आधिकारिक रूप से कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य पूर्वी एशिया में कोरिया प्रायद्वीप के उत्तर में बसा हुआ देश है। क्या है ये उत्तर कोरिया जो है आधिकारिक रूप से कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य जो है ये पूर्वी एशिया में कोरिया प्रायद्वीप के उत्तर में बसा हुआ देश है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा नगर जो है यह है प्योंगयांग और कोरिया प्रायद्वीप के 38वें समानांतर पर बनाया गया कोरियाई सैन्य विहीन क्षेत्र उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच विभाजन के रूप में कार्य करता है। यह प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो 38वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब उसके आगे है कि अमनोक नदी और तुमिन नदी उत्तर कोरिया और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ये भी ध्यान रखना आपको, सीमा का निर्धारण जो कि उत्तर कोरिया और चीन के बीच करता है यह है अमनोक नदी और तुमिन नदी जो कि उत्तर कोरिया और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। वहीं पर इसके अलावा धूर उत्तर पूर्वी छोर पर तुमिन नदी की एक शाखा है जो कि रूस के साथ सीमा बनाती है।
जो कि उत्तर कोरिया और रूस के साथ सीमा बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में यहाँ के जो प्रधानमंत्री है यह है किम जोंग इल और राजधानी यहाँ की मैंने आपको बताया प्योंगयांग। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोला गया है। यह गार्डन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोला गया है, यह निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है यह गार्डन? इसका जो सही उत्तर होगा यह हो जाएगा श्रीनगर में। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन को 25 मार्च 2021 से आम लोगों और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा ये गार्डन है जिसका नाम है ट्यूलिप गार्डन। ये आपको ध्यान रखना है, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न कि हाल ही में बिहार विधानसभा में सीएजी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? हाल ही में बिहार विधानसभा में सीएजी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं कि हाल ही में विधानसभा में तारकिशोर प्रसाद ने सीएजी कि वित्तीय वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में महालेखाकार ने राज्य सरकार के वित्त व राजस्व, सामाजिक और आर्थिक सेक्टर के परिदृश्य का विस्तार से उल्लेख किया है। इसमें राज्य को यह सुझाव दिया गया है कि राज्य को अपने बजट का बेहतर तरीके से प्रबंधन करने की आवश्यकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मतलब प्रस्तुत जो किया गया अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में एक भारतीय तटरक्षक जहाज को सेना में शामिल किया गया है। इस जहाज का नाम निम्नलिखित में से क्या है? हाल ही में एक भारतीय तटरक्षक जहाज को सेना में शामिल किया गया और इस जहाज का नाम है वज्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में चेन्नई में औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को बेड़े में शामिल कर लिया गया। इस छठे अपतटीय पौध को तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए सेना में शामिल किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है कि ये चेन्नई में मतलब औपचारिक रूप से ये भारतीय सेना में शामिल किया गया है वज्र को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को भारतीय सेना में अब शामिल किया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है? बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है? तो बिहार के पटना जिले में। आप ध्यान रखिए कि बिहार के पटना के नौबतपुर में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है। काले गेहूं का जो उत्पादन है ये सामान्य गेहूं की तरह ही होता है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य गेहूं से ज्यादा अच्छा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर जो होगा ये बिहार के पटना जिले के नौबतपुर में इसकी खेती प्रारंभ हुई है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? विश्व क्षय रोग दिवस जो मनाया जाता है ये प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है। क्षय रोग स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसानों और वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए प्रयास तेज करने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो सही उत्तर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहां से की गई है? इसके बारे में, ये जो उजाला योजना है इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ग्राम उजाला योजना की शुरुआत जो हुई है इन सभी ऑप्शन में जब देखेंगे तो ऑप्शन के आधार पर इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाराणसी से। हाल ही में केंद्रीय विद्युत नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ग्राम उजाला योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा भी कई सारे और भी मतलब यहाँ पे इसके उत्तर होंगे जो कि देश के 5 जगहों से शुरू किया गया है, लेकिन यहाँ पे वाराणसी ही सिर्फ ऑप्शन में था, तो सही उत्तर होगा वाराणसी। अब यहाँ पे जान लेते हैं ग्राम उजाला योजना के बारे में कि ये आखिर है क्या। तो ग्राम उजाला योजना की शुरुआत जो भी है अभी हाल ही में हुई है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके तहत 10 रुपये में LED बल्ब उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी गारंटी जो होगी, गारंटी नहीं बल्कि वारंटी जो होगी ये 3 वर्षों की होगी। यहाँ पर जो 10 रुपये में LED बल्ब मतलब उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन इसके बदले में उपभोक्ता को फिलामेंट वाले पुराने बल्ब को जमा करने होंगे। उसके बाद ही ये 10 रुपये में LED बल्ब उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को देश के विभिन्न ग्रामीण इलाकों के 5 जिलों से शुरू की गई है, जिनमें बिहार के आरा और फिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और महाराष्ट्र के नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गांव शामिल है। ये 5 जगहों से मतलब पूरे समूचे भारत में 5 जगहों से ही मतलब इसका संचालन किया जा रहा है। मतलब पहले चरण में यही 5 जगह से शुरू किया गया है। तो बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया है, ये ध्यान रखेगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस योजना की शुरुआत सरकारी कंपनी EESL की शाखा कंजर्वेंट एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CESL ने की है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उपभोक्ताओं को 7 से 12 वाट के 5 बल्ब दिए
दिए जाएंगे और इससे बिजली की खपत व खर्च में भी गिरावट आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 रुपये में LED बल्ब उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि 3 वर्षों की वारंटी के साथ होगा, जिसमें कि 7 से 12 वाट के 5 बल्ब तक दिए जाएंगे। लेकिन इसके बदले में उपभोक्ताओं को फिलामेंट वाले बल्ब को जमा करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अब बात करते हैं पेड ग्रुप के बारे में, जो कि टेस्ट सीरीज का ये पेड ग्रुप है। ध्यान रखेगा, ये पेड ग्रुप टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको BPSC जो कि 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा और BPSC CDPO के लिए यहाँ पर आपको चीजें उपलब्ध कराई जाती है, जहाँ पर आप देखेंगे 50 सेट आपको यहाँ पे मिलेगा, सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन सहित यहाँ पे आपको मिलेगा। पहले आपको क्वेश्चन पेपर होगा, उसके बाद आपको जो PDF मिलेगा उसमें उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से यहाँ पे हमारे साथ कर सकते हैं। और समूचा का समूचा करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक का। यहाँ पर आप करंट अफेयर्स में बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से सभी करंट अफेयर्स को विश्लेषण सहित आपको मिलेगा। संपूर्ण बिहार जीके की तैयारी यहाँ पे आपकी हो जाएगी और उसके बाद BPSC का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेगा और पिछले वर्ष का जो 2020 का करंट अफेयर्स था वो भी मिलेगा और यहाँ पे इतिहास के कुछ PDF हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे PDF है जो आपको यहाँ पे पेड ग्रुप में मिलेंगे। तो ये मेंबरशिप 1 का फायदा है। लेकिन यहाँ पे कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि सिर्फ हमें करंट अफेयर्स लेना है, तो उसके लिए यहाँ पर लिखी गई है, ये भी आपको 1 साल के लिए मतलब इसका मेंबरशिप दिया जाता है। तो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है। ये मेंबरशिप 1 का यहाँ पे फी लिखा गया है, ये मेंबरशिप 2 का है जो कि करंट अफेयर्स के लिए है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, आप वहाँ पे हमें जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसके नाम पर करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। तो दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदल के कवि विद्यापति के नाम पर रखने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। हाल ही में जो इसका मतलब बिहार सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर विद्यापति एयरपोर्ट करने की केंद्र से सिफारिश की है। इसका आशय राज्य के संकल्प विधान परिषद में सर्वसम्मति से मंजूर किया गया है। पिछले साल 8 नवंबर को दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा प्रारंभ हुई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है कि 8 नवंबर 2020 को ये एयरपोर्ट कार्य करना शुरू किया था। पहली बार उड़ान भरी गई थी 8 नवंबर 2020 को। और अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा ये सिफारिश की गई है केंद्र सरकार से कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर विद्यापति एयरपोर्ट की जाए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में व्यास सम्मान 2020 की घोषणा की गई, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है। तो अभी हाल ही में जो व्यास सम्मान की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार शरद पगारे को 2020 के लिए ये सम्मान दिया गया है। इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को वर्ष 2020 के लिए के बिरला फाउंडेशन की ओर से व्यास सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। ये व्यास सम्मान आखिर क्या होता है, पिछले वर्ष किसे दिया गया, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, क्योंकि ये सभी जो सम्मान है यहाँ से आपको पिछले वर्ष से भी पूछ लिया जाता है। तो व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। ये ध्यान रखना आपको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है, जो कि व्यास सम्मान के नाम से जाना जाता है। और इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था और अभी तक के बिरला फाउंडेशन की ओर से ही ये दिया जाता है। इस पुरस्कार में 3.50 लाख यानी कि 3.5 लाख रुपये नगद, प्रशस्ति पत्र आदि प्रदान किए जाते हैं। कोई भी हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार के पात्र हो सकती है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि 2019 में प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को साल 2019 के लिए व्यास सम्मान के लिए चुना गया था। नासिरा शर्मा को 2014 में प्रकाशित उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए वर्ष 2019 का व्यास सम्मान दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो 2020 का व्यास सम्मान मिला है, ये शरद पगारे को मिला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो 2019 का नासिरा शर्मा, 2020 का शरद पगारे। यहाँ पे महत्वपूर्ण यह है कि नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए ये दिया गया था, ठीक है। तो ये इनका उपन्यास था। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में शहीद भगत सिंह के स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो हाल ही में शहीद भगत सिंह के स्मारक का जो उद्घाटन हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह के स्मारक का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए तथा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर PC जोशी ने भी समारोह का उद्घाटन किया था। PC जोशी ने समारोह का उद्घाटन किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो मतलब इसका जो उद्घाटन हुआ स्मारक का, भगत सिंह के स्मारक का, ये नई दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ है। ये आपको ध्यान रखना। और ये शहीद दिवस के अवसर पर हुआ है। शहीद दिवस के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि शहीद दिवस है जो
भारत में अनेक तिथियों को मनाया जाता है। कई सारी तिथियां हैं जहां पर आपको शहीद दिवस मनाया जाता है भारत में। तो भारत में शहीद दिवस को साल के अलग अलग दिनों में मनाया जाता है, जिसमें प्रमुख जो है यह है 30 जनवरी, 23 मार्च, 21 अक्टूबर, 17 नवंबर और 19 नवंबर। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, जबकि 23 मार्च को भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के कारण शहीद दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि 23 मार्च को जो मतलब ये शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में ये मनाया जाता है, जबकि 30 जनवरी को गांधी जी की याद में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी। उसके बाद अगला है, अंग्रेजी शासन की हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए उन्होंने पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में असेंबली में बम फेंके थे, जिनके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दिया गया। ये इन तीनों के लिए लिखा गया है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए लिखा गया है। मतलब ये इन्होंने पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल को मतलब इन्हीं के विरोध में असेंबली में बम फेंका था, जिसके बाद गिरफ्तार करके मतलब इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। उसके बाद अगला जो है डेट ये है 21 अक्टूबर का। तो 21 अक्टूबर के दिन साल 1959 में केंद्रीय पुलिस बल के जवान लद्दाख में चीनी सेना के एक एम्बुश में शहीद हो गए थे, जिसके कारण 21 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष पुलिस की ओर से शहीद दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की स्मृति में उड़ीसा में शहीद दिवस मनाया जाता है, और रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर 19 नवंबर को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण डेट है जो कि भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत की अनुमानित वृद्धि दर कितनी बताई है? तो इनके द्वारा जो बताया गया है ये 12.8 बताया गया है। हाल ही में अर्थव्यवस्था की आकलन करने वाली अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को संशोधित करते हुए 12.8 रहने का अनुमान व्यक्त किया है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो अनुमान लगाया गया है अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच के द्वारा, ये 12.8 का लगाया गया है। ये अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाली एजेंसी है, इसका नाम याद रखिएगा, ये अमेरिकी एजेंसी है फिच रेटिंग एजेंसी। ठीक है, तो इनके आधार पर 12.8 वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हाल ही में स्वेज नहर में एक कंटेनर शिप फंस गया है। यह शिप निम्नलिखित में से किस देश से सामान ले जा रहा था? ये काफी ज्यादा अभी चर्चे में है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चीन से सामान ले जा रहा था। हाल ही में स्वेज नहर में चीन से माल ले जा रहे एक विशालकाय कंटेनर शिप एवर गिवेन, इनका नाम याद रखिएगा, ये जो शिप है इसका नाम है एवर गिवेन। तो एवर गिवेन के फंस जाने के बाद वहाँ भीषण ट्रैफिक जाम लग गया है। यह दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों में से एक है। यह कंटेनर शिप 400 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है, जो कि चीन से सामान लेकर नीदरलैंड जा रहा था। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी है। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड कर रहा है अभी। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, इसका नाम है शिप जो है ये कंटेनर शिप है, इसका नाम है एवर गिवेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये 13 प्रश्न थे। और आज के इस वीडियो का प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है? आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कि हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। चलिए अब यहाँ पे जो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये 2 मेंबरशिप है, जो कि टेस्ट सीरीज का मेंबरशिप है और एक करंट अफेयर्स का मेंबरशिप है। टेस्ट सीरीज के मेंबरशिप के अंतर्गत ही आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, लेकिन आप सिर्फ करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ आपको करंट अफेयर्स ही मिलेगा। यहाँ पर आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं pre21 लिख के, चाहे तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये जो 1 टाइम पेमेंट है और ये जो है कि 399 का आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, और ये 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड होगा, यानी कि आपको 1 साल के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की चीज़ें के लिए पेमेंट नहीं करना पड़ेगा ये टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। यानी कि टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए एकदम से यहाँ पर 399 में आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन पे जितनी सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, वो सभी आपको इसी में मतलब कि प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार हमें इस पे मैसेज या फिर कॉल जरूर कीजिएगा। आपको यहाँ पर मैं डेमो PDF भेजूंगा और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजूंगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर इसके ज्वाइन कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।